नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात सोने से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि तेजी के साथ यहां पर कारोबार है और अपने ऑल टाइम हाई से अब सोना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 200-300 रुपए ही ये दूर है, वो 67,000 के लेवल से भी। तो क्या होनी चाहिए आगे की स्ट्रैटेजी और इस लॉन्ग वीकेंड पे कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर उठापटक अब भी जारी है। कुछ मुनाफा वसूली अपने हाई से अक्रॉस बोर्ड हमने ज्यादातर मेटल्स में आते हुए देखी है। करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए, जो कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है उससे पहले कैसे करें काम, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे गुआर की, जहां पर दबाव बरकरार है और मल्टी वीक लोज पर अब यहां पर कारोबार होता हुआ। पिछले साल की ऑलमोस्ट 10 से 12% की तेजी के बाद इस साल में अब तक का जो पहला क्वार्टर गया है इस कैलेंडर ईयर का, वहां पर दबाव के साथ कारोबार। माफ कीजिए, यहाँ पर भी कैसे करें स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, साथ ही जुड़ेंगे दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर और हमारे साथ हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर माफ कीजिए, शुरुआत यहाँ पर गुआर के साथ कर लेते हैं क्योंकि मल्टी वीक लोज यहाँ पर बरकरार हैं। दिनेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ ट्रेड्स, किस तरह की आवक है बाजार में, किस तरह की कंजम्पशन है, ऑन ग्राउंड क्या फंडामेंटल्स हैं? हेलो जी दिनेश जी, क्या लगता है कैसे हैं गुआर के फंडामेंटल्स ऑन ग्राउंड अभी? गवार के फंडामेंटल वैसे मिल वालों को, फैक्ट्री वालों को माल तो जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। हम्म। माल की सप्लाई कमजोर के कारण मिलें काफी बंद भी हो रही है। और वायदा तो लगातार अपने पिछले काफी टाइम से वायदा कमजोर ही हो रहा है। बाजार जो भी बढ़ता है वापस टिकता नहीं है। लो की तरफ नया लो ही बता रहा है। तो फंडामेंटल की बात करें मैम, तो फंडामेंटल के अंदर गम की डिमांड 25 से 30 हजार टन की महीने की आ रही है, देख रहे हैं। पिछले साल जैसी जैसी इस बार भी डिमांड है। और जो अभी जो मार्केट मार्च के अंदर कमजोर रहा, तो फाइनेंशियल ईयर है और कुछ जैसे स्टॉकिस्ट है वो भी बेच रहे हैं माल अपना। और स्टॉक इस साल नई क्रॉप हुई नहीं, अभी नया गवार आने में 7 महीने और बाकी पड़े हैं। मानसून भी सामने खड़ा रहेगा। नई बीजी नई फसल कैसी होती है अभी तो ये बता नहीं सकते हैं। 7 महीने गवार को, अभी गवार क्रशिंग के लिए 7 महीने बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी इतनी सप्लाई कमजोर में, मुझे नहीं लगता है कि गवार की सप्लाई 7 महीने इन भावों पे लगातार देती रहेगी। और जो वायदा ट्रेड कर रहा है उससे 50 रुपए कुंटल समथिंग ऊपर बिकता है। माल मेजर सबसे ज्यादा बीकानेर में लगा हुआ है, WSV में। वहाँ एक अब जैसे मिल वाला एक तो लोकेशन डिस्काउंट है, वहाँ का 15 रुपए का है। और लोकल भाड़ा लगता है 55 से 60 रुपए। तो लोकल डिस्काउंट में भी 40-50 रुपए, या जोधपुर से बाहर बाइंग करता है कोई मिल वाला तो उसको भी 40 रुपए का मतलब फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटल इसका कोई दिक्कत नहीं है। आज डिमांड देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गम की डिमांड अच्छी है। आने वाले टाइम में, गर्मी के टाइम में डिमांड कोरमे की, छुरी की भी खूब रहेगी। तो छुरी कोरमे के लिए हर महीने के 10 लाख बोरी प्रेसिंग होगा तो छुरी कोरमे की पूर्ति कर पाएगा। मुझे नहीं लगता है। यानी कि जो जिस तरह की सप्लाई है बाजार में और जैसी डिमांड है वो आमने सामने इसको मैच कर रहे हैं, आगे जाके फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। पुखराज जी, आप कहेंगे कि बाजार ठीक ठाक चल रहा है, भाव अच्छे हैं, तेजी ऑफ कोर्स नहीं है, स्पेकुलेटिव ट्रेड भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर पैसा बन रहा है? किसी कम्युनिटी में पैसा नहीं बन रहा है। जो भी एग्री में ट्रेड कर रहे हैं वो पैसा कुछ न कुछ खो ही रहे हैं। इसीलिए लोग शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट हुए हैं और उसमें कुछ पैसा आ रहा है तो इसमें दे रहे हैं। मतलब ऐसा करके कारोबार ये चल रहा है। जैसे गृहस्थी चलती है ना, एक तरफ कमाते हैं एक तरफ खर्च करते हैं, वैसा ही इसमें हो रहा है। एग्री में लोग पैसा दे रहे हैं और शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो मनीषा जी, ग्वार के बारे में, इसका फंडामेंटल मजबूत होते हुए भी लगातार पूरे साल में ये गिरा ही है। इसकी सबसे मुख्य वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि इस बार स्टॉकिस्ट सक्रिय नहीं हुए। और इस साल में जो स्टॉक से माल बिक रहा है, आप देखिए 5 साल 6 साल 7 साल पुराने तक के ग्वार निकल कर बाहर आए हैं और वो मिल रहे हैं, मिलों को सप्लाई हो रहे हैं। अराइवल इतनी नहीं है कि मिलों को सप्लाई हो सके, तो स्टॉक से ही निकल के सप्लाई हो रहा है, लगातार स्टॉक से बाहर निकल रहा है। जहां तक निर्यात की बात है मनीषा जी, वो 28 से 30 हजार टन के आसपास, जो कि अच्छा कह सकते हैं, खराब नहीं है, सामान्य से कुछ ठीक है। मतलब वो जा रहा है। इसमें 1 करोड़ बोरी की खपत तो निश्चित रूप से हो ही जाएगी।
तो स्टॉक से भी इस बार घटेगा। पर मनीषा जी एक बात ये भी है कि एग्रो कमोडिटी की तरफ या एग्रो वायदा की तरफ या एग्रो हाजिर की तरफ भी लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है। इसलिए इस मार्केट से लिक्विडिटी हटी है और वो हटके कहीं न कहीं शेयर मार्केट की तरफ जा रही है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। हम 100 जगह बातचीत करते हैं, ये बात सामने आती है, एग्री की बात कोई करना नहीं चाहता। एग्री की ट्रेड के अंदर किसी का भरोसा नहीं रहा। अभी जो एमएसएमई का आया है, जो पेमेंट का टाइम निश्चित किया है, वो भी इंडस्ट्री को या व्यापारियों को अच्छा नहीं लग रहा है, माफिक नहीं लग रहा है, क्योंकि कई-कई जगह तो बहुत लेट पेमेंट की व्यवस्थाएँ हैं, तो उसमें ये डिस्टर्बेंस आएँगे। तो कुल मिलाकर जो फंडामेंटल मार्केट अच्छे थे, वो भी अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि लोगों की इसमें निराशा है। मनीषा जी। पुखराज जी, जैसे कहा जाता है कि पैसा माइंड से बनता है, जहां पर लोगों का सेंटिमेंट, जहां पर रुझान होता है, वहीं पे पैसा फॉलो भी करता है। हमने वो चीज यहां पर इक्विटीज में आते हुए देखी, जीरे में आते हुए देखी। एक समय पे गेहूं में सब लोग गेहूं खरीद के बैठना चाहते थे, एंड क्लियरली गुआर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है जो लोगों को शायद पुश कर रहा है कि यहां पर ही पैसा डालना चाहिए, यहीं पर बनेगा। जिस तरह से नंबर्स में दिनेश भट्टर जी से भी बात कर रही थी पुखराज जी के, जितनी सामने आवक है उतनी सामने डिमांड भी है, एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक है, तो कोई बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लगता है यहाँ पर होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। अभी जो अराइवल है वो तो 7-8 हज़ार बोरी की है और जो क्रेशिंग है लगभग 28-30 हज़ार बोरी की क्रेशिंग है। तो ये जो अराइवल के सामने जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो वो डिमांड की पूर्ति गोडाउन के जो स्टॉक्स हैं पुराने, उसी से निकल कर हो रही है। लोग धीरे-धीरे इससे पीछा छुड़ा रहे हैं और नए व्यापार की तरफ एंट्री ले रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई का गैप बना हुआ है। वो गैप मंडियों पे ज़मीन पे नज़र नहीं आता, वो गोडाउन से फैक्ट्री के बीच में है। वो गैप बना हुआ है और वो गैप तो बना ही रहेगा क्योंकि स्टॉकिस्ट ही इसकी सप्लाई दे पाएँगे वरना इसकी सप्लाई नहीं है। तो पुखराज जी, जैसे आपने कहा कि फंडामेंटल स्ट्रांग हैं लेकिन भाव उसको एज ऑफ नाउ फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी, जी। अब तक ये जो क्वार्टर है इसमें हमने 8 से 9% की गिरावट गुआर में ऑलरेडी दर्ज होते हुए देखी है, इवन एज फंडामेंटल स्ट्रांग थे। अब जैसे बात हो रही है कि अभी जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे कि अभी आगे माल आना बाकी है, अभी हमें और कुछ समय यहाँ पर निकालना होगा, तो कैसे देखते हैं आप फिर यहाँ पर रेंज बनती हुई? समझिए कि ठीक है, स्टॉकिस्ट यहाँ पर नहीं आते, इक्विटी मार्केट चलता रहता है, आगे जाके इलेक्शंस भी होंगे, लोगों का ध्यान उसमें भी यहाँ पर निकल जाएगा, तो कैसे देखते हैं अब यहाँ पर अगले 3 महीने इस क्वार्टर के लिए क्या वॉच करना चाहिए? देखिए, इस क्वार्टर के लिए मंदी का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कहीं ओके। भी मंदी बन भी जाती है, तब भी मंदी का ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी मंदी होगी वो फंडामेंटल के अगेंस्ट होगी। तो फंडामेंटल के अगेंस्ट जाके व्यापारी ट्रेड नहीं कर सकता, सटोरिया तो ट्रेड कर लेता है, पर व्यापारी ट्रेड नहीं कर सकता। इसलिए मेरी ये सलाह होगी कि फंडामेंटल के अगेंस्ट बिकवाली करके इसको शॉर्ट करके इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी का मन हो लॉन्ग करने का तो वो लॉन्ग कर सकता है, पर शॉर्ट करने का ये ट्रेड तो मनीषा जी बिल्कुल भी नहीं है। भट्टर जी, आपको क्या लगता है, जैसे आपने भी यहाँ पर फंडामेंटल सारे बताए, आपका आप भी कहेंगे कि बेच के काम करने का वाला बिल्कुल भी ये सीन नहीं है? पर बेच के नहीं है, पर मैम इसमें एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, और मतलब वॉल्यूम नहीं होने के कारण कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है, और जो डिमांड है उनको माल मिल जाता है, गम की तो कोई कमी नहीं है। गवार की सप्लाई में जरूर आगे जाके दिक्कत होगी, अभी से दिक्कत है, अभी भी गवार की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, भाव बढ़ने पर भी माल नहीं मिल रहा है। और जो एक्सचेंज के अंदर माल पड़ा है, वो जो बायर है उनको लगता है भाई 4 साल पुराना 5 साल पुराना लगाया हुआ है, गलत माल वो हाथ में लेंगे नहीं। और माल कल भी व्यापार अच्छे हुए, एक्सचेंज के जो हेजर है, जो नॉन हेजर है, उनका माल काफी, कल 10,000 बोरी का व्यापार भी एक पार्टी ने किया है। वो माल बिकने का कारण है उन्होंने माल दे के लिया, जो भी उसको कीमत है एक्सचेंज के भाव ऊपर दे के लिया। तो ये एक्सचेंज के मालों में और नॉन हेजिंग के मालों में जो डिफरेंस है, या जो ये दिक्कत का काम है, भाई जिसको डाउट है कि भाई एक्सचेंज का माल हल्का आएगा, कैसा आएगा क्या पता, एडवांस पेमेंट देकर क्यों माल हल्का लेना, तो एक बड़ी ये दुविधा है मिलर को लिए। मिलर माल दे के लेना चाहेगा, तो वो अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए वो गलत माल आ जाए तो उसको नुकसान हो जाएगा। इस डर के कारण ये डिलीवरी लेने के लिए भी थोड़ा पीछे हटते हैं, इनके साथ चोट हो रखी है, तो दोबारा चोट नहीं हो, इसलिए एक्सचेंज के जो डीमेट के अंदर माल लगे उस पर बहुत डाउट है इनको, बाहर को। बाकी माल ओपन में तो माल बिकता ही है, जितना चाहिए उतना बिकता है। जी हाँ, ये तो एक साइकिल है, जैसे आपने कहा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इसलिए लिक्विडिटी नहीं है, और क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है इसलिए लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। यहाँ पर अब आपका भी व्यू लेना चाहेंगे दिनेश सोमानी जी, आप कैसे देखते हैं अब यहाँ पर प्राइसेस, जैसे पुखराज जी और दिनेश भट्टर जी ने कहा? थी पुखराज जी ने कहा, भट्टल जी ने जो बात है कही, फंडामेंटल में कोई बदलाव ही नहीं है। अगर
स्पॉट मार्केट अगर फ्यूचर मार्केट से ऊपर बिक रहा है तो निश्चित तौर से डिमांड है ही है, सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड ही है, फसल ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड आगे आने वाले 7 महीने नया कोई माल आने वाला नहीं है, मानसून आएगा तब वो 2 महीने आगे वाली बात हो गई है। फंडामेंटल में कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो ये इट इज क्रिएटिंग लोअर लोज एंड लोअर हाई, मतलब ये जब तक कोई प्रीवियस हाई इसका ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके गाड़ी में बैठना मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकी हुई गाड़ी है। मैंने पहले भी कहा था अगर ये 5300 5350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसकी स्पीड जो है बिल्कुल वार जैसी रहेगी जो हमेशा की होती है, फिर हमें दोबारा इसमें नए लेवल्स नए भाव बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा सा स्थगित रहना चाहिए इसमें, एक पर्टिकुलर लेवल अगर कोई क्रॉस होती है जैसे 5250 या 5300 की लेवल तब हम उसमें एंट्री करनी चाहिए। ऑल राइट, तो रुकी हुई गाड़ी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन बेच के काम नहीं करना है, उन लेवल्स को यहाँ पर ज़रूर वॉच करें जैसे कि बताया जा रहा है। सोमानी जी, यहाँ पर अब आप बाकी मसालों में भी क्या करने की राय देते हैं, क्योंकि हल्दी धनिया में कुछ सपोर्ट है, जीरे में भी निचले स्तरों से कुछ खरीदारी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर भी कोई पक्का ट्रेड बनता हुआ नजर आता है अगले एक हफ्ते 10 दिन के लिए? जी, जैसा इन्होंने बताया कि वॉल्यूम्स एकदम ही इसमें ड्राई हो चुके हैं, मतलब हमारे जितने भी पहले भी जो क्लाइंट्स थे जो कमोडिटी में बेदखा काम करते थे, वॉल्यूम बनाते थे, वो सारे सारे इक्विटी में डाइवर्ट हो गए या गोल्ड स्टोर में डाइवर्ट हो गए। व्हाट ऑल पीपल नीड इज वोलेटिलिटी एंड मार्केट मूवमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर हमारे पास गिने चुने 4 या 5 स्क्रिप्ट है, 4 ही 5 स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करनी है, इसीलिए लोगों का रुझान जो है वॉल्यूम की तरफ यहाँ से हट गया है। लेकिन सेम बात है जो मैं जीरे में हमेशा कहता हूँ कि डीजे में 23,400 का एक बेस बना रहा है, बार बार यहाँ से लेवल से बाइंग आती है, दोबारा ऊपर में 24,400 25,200 के लेवल हम देख सकते हैं। 23,000 के नीचे जब तक जीरा नहीं जाता मुझे इसमें हाल फिलहाल मंदी का रुख थोड़ा सा कम नजर आता है। हल्दी में जो है कल अराइवल थोड़ी सी ज्यादा थी, आज अराइवल फिर कम है, डिमांड अभी जो है हैंड टू माउथ चल रही है बराबर, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग में कहूँ तो 17,220 का लेवल आज इसने ब्रेक किया है, ये थोड़ा सा इसमें वीकनेस दर्शाता है, हो सकता है 16,800 का लेवल हमें देखने मिल सकता है और वहां से एक बार दोबारा खरीदारी का रुख मिल सकता है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 16,800 एक बार दिखा सकता है, 17,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें अभी सेलिंग बनती है। और धनिया की राइट। अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 7400 का लेवल जो है ये पूरी साल मेंटेन कर सकता है। फंडामेंटली ये स्क्रिप्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, सोइंग इसमें 50% कम थी, अराइवल्स भी मतलब डिमांड के अनुरूप नहीं आ रही है, तो धनिया जो है मुझे लगता है कि ये खरीदारी करने का अच्छा अवसर हो सकता है। 7600 7620 का धनिया बाय करके चल सकते हैं, 7840 8020 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये बात हुई गुआर की और मसालों की, जहां पर कुछ खरीदारी के मौके ऑफ कोर्स उन लेवल्स पे हम यहां पर ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, भट्टर जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाई से बहुत दूर प्राइसेस नहीं है। यहां से अब क्या फैक्टर्स वॉच करने चाहिए, स्पेशली लॉन्ग वीकेंड से पहले, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे इब्जा के सुरेंद्र मेहता। सोने को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर तेजी अभी बरकरार है। इस साल में, इस क्वार्टर में रादर, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहां पर आते हुए देखी, लेकिन सोने ने अपना मोमेंटम यहां पर प्राइस के तौर पर यहां पर जारी रखा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। रेट कट है या इन्फ्लेशन है, डेटा अच्छा है बुरा है, हर डिप पे हमने सोने में खरीदारी आते हुए देखी है। स्पेकुलेटिव मूव्स यहाँ पर अच्छी खासी रही हैं। फाइनली ईटीएफ में खरीदारी है, सेंट्रल बैंक्स में बाइंग है। एक्चुअली शुरुआत इसी से कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ने 4.7 टन सोना फरवरी के महीने में यहाँ खरीदा है और 817 टन शायद ऑल टाइम हाई है। जी बिल्कुल। आप जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने भी सोने में जो रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी की है। साथ ही साथ चाइना में भी हमें खबरें मिल रही हैं कि बहुत सोने में जबरदस्त बाइंग है। आपने जैसे बताया ईटीएफ और दूसरी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी लगातार बाइंग करती जा रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएस का जो डेट है 36 ट्रिलियन जो डेट है उसको लेकर एक कंसर्न जरूर बना हुआ है सब में। हालांकि सारे एसेट क्लास ऑल टाइम हाई हैं, तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कब सोना, मुझे तो लगता है सोना बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा अब यहाँ से, और इसी वजह से शायद ये बढ़ता जा रहा है। किसी को भी एग्जिट का मौका नहीं दे रहे हैं। जो शॉर्ट सेलर हैं बिल्कुल पिछले 2 महीने से ट्रैप हो चुके हैं, और क्योंकि भारतीय बाजारों में एक्सपायरी है तो मुझे लगता है अगले 1 या 2 हफ्ते तक अभी भी ये मोमेंटम जारी रहेगा। यदि आप करंट 5-6 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि $2218
तो शायद आज ही गोल्ड स्पॉट मार्केट में दिखा सकता है, ऐसी स्थिति है। तो कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है और ये रुकावट जारी रहने की ही संभावना है। ओके, जैसे आपने कहा सुरेंद्र जी की शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर तेजी बन रही है। कोई मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है क्या बाजार में, या क्योंकि लॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा हैं इस वक्त? देखिए, होता ये है कि जो शॉर्ट सेलर हैं वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को समझते नहीं हैं। ये इस मार्केट की बड़ी विडंबना है। जिस तरह का रिस्क मैनेजमेंट इक्विटी मार्केट में होता है वैसा यहाँ पर होता नहीं है। और इसी वजह से वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि लॉन्ग में ज़्यादा लोग बने हुए हैं, वैसा मुझे नहीं लगता है लॉन्ग में ज़्यादा लोग बने हुए, क्योंकि यदि लॉन्ग में ज़्यादा लोग बने होते तो मार्केट इतना तेजी से ऊपर नहीं जा सकता था। हमने एक एक दिन में भारतीय बाजारों में 900 से 1100 रुपए का मूवमेंट आते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो नॉर्मली गोल्ड 13 से $14 मूव करता है, वो आजकल $25 से $35 तक पर डे मूवमेंट हो रही है। तो ये दिस क्लियरली शोज कि शॉर्ट सेलर ही ज्यादा हैं और वो अपनी पोजीशन अभी भी स्क्वायर अप नहीं कर रहे हैं और बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेजी बनी है। तो शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर हम होता हुआ देख रहे हैं। एक और चीज सुरेंद्र जी, और वो है कि इंडियन इंपोर्ट्स यहाँ पर अब ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में तो कुछ कमजोर थे ही, मार्च में हम शायद यहाँ पर 70 से 90% की गिरावट देख पाएंगे। आप या इब्जा किस नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल होना ही था, क्योंकि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे जो मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 55 to 65% कंज्यूमर डिमांड कम हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती, मतलब डिमांड में बिल्कुल कमजोरी और भी बढ़ रही है। मैं तो कहूँगा कि शायद अब 70% तक डिमांड में रिडक्शन हो चुका है। मार्केट में बिल्कुल कंज्यूमर नहीं आ रहे हैं। 3-4 कारण हैं। मार्च ईयर एंडिंग है, आगे इलेक्शन का माहौल है, होली के बाद जो होली के आसपास के 10-15 दिन होते हैं उसमें बाइंग नहीं होती है। साथ ही साथ इस बार जो मैरिज का सीजन है वो जून में इतनी मैरिजेस नहीं है जितनी हमेशा होती है। तो ये सब के मद्देनजर डेफिनेटली इंपोर्ट कम होना बहुत ही स्वाभाविक है। और जैसे मैंने कहा कि सबको यही डर है कि कहीं हम इस तेजी में भी ट्रैप ना हो जाएं, तो जो बुलियन डीलर्स हैं या बड़े ज्वेलर्स हैं वो भी अपना स्टॉक इंक्रीज नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वॉच करने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्च एंडिंग भी है। अप्रैल में फिर से आपसे बात होगी जब मार्च के यहाँ पर आंकड़े भी आ जाएंगे कि किस तरह का इंपोर्ट है और किस तरह की डिमांड हमने एक्चुअल ऑन ग्राउंड यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। सुरेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत सटीक क्रिस्प वे में वहाँ पर वो चीज़ें समझाने के लिए भी। दिनेश सोमानी जी, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस अब यहाँ से? जी मनीषा जी, 5 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, इतने आसानी से तो शॉर्ट के लिए एग्जिट नहीं मिलेगा अभी। मुझे लगता है कि अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर है, तो जून कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जो कॉल है 67,100 के आसपास, मुझे आज भी खरीदारी का ही अवसर लगता है। इसमें आज मोमेंटम में जो इंडिकेटर्स ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मंडे तक हमें बिल्कुल इसमें 67,700 के रेट्स देखने मिल सकते हैं। और डाउन साइड मुझे लगता है कि 65,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बाइंग में बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसमें आज जो है बड़े समय के बाद में जो प्रीवियस हाई था वो हाई को टेस्ट करने की एक चेष्टा कर रहा है। अगर ये हाई इवनिंग सेशन में क्रॉस होता है तो इसमें जोरदार तेजी का रुख हमें देखने मिल सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए। और वो सोने में खरीदारी की राय वहां पर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट दोनों ही तरफ से आती हो, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर फोकस।